हेलो एवरीवन, कैसे हो आप एंड वेलकम टू अवर चैनल अंकुरम एंटरटेनमेंट। ये लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी चर्चे में है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड, और वो बिल्कुल सही है। जर्नी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर टाइप्स ऑफ स्कीम, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज, फिर ऑप्शंस अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड, और फिर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। What are mutual funds? A mutual fund is a type of financial vehicle. Financial vehicle का मतलब है जैसे कि एफडी, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक फाइनेंशियल व्हीकल है, फाइनेंशियल टूल है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मेड अप ऑफ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर एसेट्स। मतलब यहाँ पे एक पूल ऑफ मनी क्रिएट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है और ये सारे पैसे अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हु एलोकेट द फंड्स असेट एंड अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस कैपिटल गेन्स और इनकम फॉर द फंड्स इन्वेस्टेड। फंड मैनेजमेंट, और ये फंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो भी पैसे कलेक्ट किया है उन्होंने, ये कौन से फंड असेट में या फिर कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। ये फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनको तीन प्रकार के रिटर्न्स मिलते हैं: कैपिटल गेन्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट। कैपिटल गेन्स जैसे कि अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदा हुआ है एट 100 रुपीज, और ये एक महीने के बाद अगर मैं उसे बेचने जाऊं और उसका रेट 110 हो जाए, तो मेरे को एक सीधा सीधा 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। इस 10 रुपए के प्रॉफिट को कैपिटल गेन्स कहते हैं। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम का मतलब है जैसे कि जब बैंक लोन देती है और हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं, और ये इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो बैंक के लिए इनकम होता है। उसी तरह से जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमें इंटरेस्ट मिलता है, और ये यही इंटरेस्ट इनकम है। और एक है डिविडेंड इनकम। जब हम अच्छे अच्छे कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी आपको अपने प्रॉफिट का शेयर देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप दो प्रकार से कर सकते हैं: लमसम और सिस्टमैटिक प्लान। लमसम का मतलब है, सपोज अगर आपके पास 50,000 है और आपको एक पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने पूरे 50,000 एक साथ एक ही टाइम में और एक ही पर्टिकुलर रेट में इन्वेस्ट करते हो, उसे कहते हैं हम लमसम प्लान। सिस्टमैटिक प्लान, सिस्टमैटिक प्लान तीन प्रकार के होते हैं: एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको 50,000 कोई पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना है पर आपको अपने पूरे पैसे एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप एसआईपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एसआईपी में मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो 5,000। एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मतलब है, अगर अगर आपने एक स्कीम में 50,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए और आपको एक अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं और आपको अभी विड्रॉ करने हैं, तो आप यहाँ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यूज कर सकते हो। इसमें कैसे होता है कि अगर आपको अपने पूरे पैसे एक साथ विड्रॉ नहीं करने, तो आप एक पर्टिकुलर पीरियड में विड्रॉ कर सकते हो, जैसे मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए मंथली विड्रॉल 10,000 का लिया है। एसटीपी, एसटीपी एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको 50,000 आपने कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया है और आपको अभी विड्रॉ करने हैं अपने पैसे, तो आप क्या करोगे, जब आप विड्रॉ करोगे, जब एसडब्ल्यूपी यूज करोगे, फॉर एग्जांपल मंथली विड्रॉल प्लान ऑफ 10,000, तो अब जब आपने ये 10,000 विड्रॉ किए, यही सेम अमाउंट का आप दूसरे स्कीम में एसआईपी करोगे। मतलब एक स्कीम से आप एसडब्ल्यूपी करोगे और वही अमाउंट की एसआईपी आप दूसरे स्कीम में करोगे। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी का मतलब है जिस रेट पे आपने एक यूनिट पर्टिकुलर स्कीम का बाय या सेल किया है। ये पिछले एग्जांपल में हमने बाय किया है एक स्कीम का एक पर्टिकुलर यूनिट 100 रुपीज में, और तो यहाँ पे एनएवी 100 रुपीज है, और हमने एक महीने बाद ये स्कीम का एक यूनिट 110 में बेचा, तो एक महीने बाद उसका एनएवी हुआ है 110। ये है एनएवी। रिस्कोमीटर, रिस्कोमीटर का मतलब है आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो कितना रिस्की है। रिस्की इन द सेंस कितना आपको कैपिटल मिलेगा। रिस्कोमीटर आपको अपने रिटर्न्स के रिस्क के बारे में नहीं बताता है, ये सिर्फ अपने को आपके कैपिटल के बारे में बताता है।
टाइप्स ऑफ स्कीम। स्कीम तीन प्रकार के हो सकते हैं, ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम और इंटरवल स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब है कि वो स्कीम इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है टू बाय एंड सेल द यूनिट्स एट एनी टाइम। सपोज मैंने एक स्कीम के थोड़े यूनिट्स आज परचेज किए हैं और 6 महीने बाद मेरे को उसके यूनिट्स बेचने हैं या फिर मेरे को कोई एडिशनल यूनिट्स परचेज करने हैं, तो वो मैं ओपन एंडेड स्कीम में कर सकता हूँ। ओपन एंडेड स्कीम में आप परचेज या फिर सेल अपने यूनिट्स कभी भी कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लोज एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम का मतलब क्या है कि अगर आपको इस क्लोज एंडेड स्कीम के यूनिट्स परचेज करने हैं तो आपको न्यू फंड ऑफर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। न्यू फंड ऑफर क्या होता है? न्यू फंड ऑफर का मतलब है जैसे कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो उसका आईपीओ आता है, वैसे ही अगर कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसका न्यू फंड ऑफर आता है। तो वैसे ही इसे कहते हैं न्यू फंड ऑफर। जैसे क्लोज एंडेड स्कीम के यूनिट्स अगर आपको परचेस करने हैं, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एनएफओ में। वैसे ही अगर आपको क्लोज एंडेड स्कीम के यूनिट्स सेल करने हैं तो आप एक फिक्स मैच्योरिटी के बाद ही सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर आपके पास कैपिटल 5 लाख रुपीस है और ये स्कीम का ड्यूरेशन 5 इयर्स है, तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको एनएफओ में जाके इसके यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे क्योंकि ये क्लोज एंडेड स्कीम है। पर अगर आपको इस क्लोज एंडेड स्कीम के यूनिट्स बेचने हैं तो आप मैच्योरिटी मतलब 5 साल बाद ही बेच सकते हो इसके यूनिट्स। इंटरवल, इंटरवल एक कॉम्बिनेशन है ओपन एंडेड स्कीम और क्लोज एंडेड स्कीम का। पहले ये स्कीम क्लोज एंडेड स्कीम होगी, उसका मतलब है कि अगर आपको इस स्कीम के यूनिट्स परचेज करने हैं तो आपको एनएफओ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आप परचेज कर सकते हो। पर उसके बाद क्या होता है, ये स्कीम में एक छोटा टाइम फ्रेम, एक इंटरवल आएगा मैच्योरिटी के पहले। ये इंटरवल में ये स्कीम ओपन एंडेड स्कीम बन जाएगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए सेकेंड ईयर में इंटरवल आएगा और वो ओपन रहेगा 15 डेज के लिए। मतलब ये स्कीम का ड्यूरेशन 5 इयर्स है और सेकेंड ईयर में 15 डेज के लिए ये ओपन एंडेड स्कीम होगी, बाकी का रेस्ट इट विल बी क्लोज एंडेड स्कीम। तो इसमें क्या होगा, ये 15 डेज में अगर आपको कोई यूनिट्स बाय करने हैं, एडिशनल यूनिट्स या फिर कोई एग्जिस्टिंग यूनिट्स सेल करने हैं तो आप ये कर सकते हो। पर ये 15 डेज के बाद आपके ये जो स्कीम के अगर आपने यूनिट्स होल्ड किए तो वो आप मैच्योरिटी के बाद ही बेच सकते हो, इसलिए इसको इंटरवल कहा जाता है। ऑप्शंस अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड, जब कभी भी आप कोई स्कीम को इवैल्यूएट करते हो तो आपको ये तीन प्रकार के ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्कीम में ये तीनों भी ऑप्शंस अवेलेबल हो। ये ऑप्शन है ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड में डिविडेंड एक प्रकार का इनकम होता है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है, मतलब उनको प्रॉफिट शेयर नहीं कर रही है, वो प्रॉफिट्स वो अपने कंपनी में यूज कर रही है और उनको और कोई भी एक्सपेंस जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये एक्सपेंस पे करना नहीं पड़ रहा है, इसके वजह से इनका जो एनएवी जो पर यूनिट वैल्यू है वो कंपेयर टू डिविडेंड एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हाई होता है। डिविडेंड ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन में होता क्या है, डिविडेंड इनकम मिलता है। ये कैसे मिलेगा, कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है और म्यूचुअल फंड हाउसेस को देती है। म्यूचुअल फंड हाउसेस ये डिविडेंड इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। इधर क्या हो रहा है, कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मतलब अपना प्रॉफिट शेयर कर रही है और एक एक्सपेंस जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो एक्सपेंस भी पे कर रही है। इसके वजह से जो एनएवी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डिविडेंड इनकम मिलता है, कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है, म्यूचुअल फंड हाउसेस को देती है। म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करती है, वो डिविडेंड इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं करती है। वो क्या करती है, ये जो डिविडेंड अमाउंट है वही स्कीम के यूनिट्स परचेस करने में लगा देती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर एक स्कीम का एनएवी 100 रुपीज है और उसका डिविडेंड 10% है, मतलब डिविडेंड 10 रुपीज है, इसका मतलब क्या है कि ये 10 रुपीज अभी वही स्कीम के यूनिट्स परचेस करने में लगा देंगे। तो आप कितने यूनिट्स परचेस कर सकते हो, 0.1 यूनिट्स परचेस कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि इधर क्या हो रहा है, आपको डिविडेंड इनकम भी मिल रहा है, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और अपना प्रॉफिट शेयर कर रही है, और उसके साथ एक एक्सपेंस भी हो रहा है जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसके वजह से एनएवी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब ये तीनों भी ऑप्शन अलग अलग इन्वेस्टर साइकोलॉजी के ऊपर है।
ग्रोथ ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको डिविडेंड इनकम की जरूरत नहीं है पर उनको कैपिटल गेन्स में फोकस ज्यादा है। डिविडेंड इनकम उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको रेगुलर डिविडेंड पेमेंट चाहिए पर कैपिटल गेन्स थोड़ा कम चलेगा। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको डिविडेंड इनकम मिलेगी पर वो इनकम वो वापस वही स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब यूनिट जो भी परचेस किए वो ज्यादा मिलेंगे उनको और उनको यहाँ कैपिटल गेन्स कम मिलेगा। टाइप्स ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब है ये स्कीम का पर्पस क्या है, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है और ये स्कीम उन्होंने क्यों बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि उनको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब है कि उनको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलने वाले। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये भी स्पेसिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम कौन से सेक्टर कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने वाली है और वो कौन से स्ट्रैटेजीज यूज करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कौन से स्ट्रैटेजीज यूज कर सकती है, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे टाइप के स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ फंड को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, डेट ओरिएंटेड फंड्स और अदर्स। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का मतलब है कि ये पर्टिकुलर स्कीम अपने इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही कर रही है। इसका मतलब है इनका मेन फोकस होगा कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम में। डेट ओरिएंटेड फंड्स, डेट ओरिएंटेड फंड्स का मतलब है ये स्कीम अपने इन्वेस्टमेंट्स डेट में कर रही है। तो डेट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं या फिर प्राइवेट होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रही है कि प्राइवेट सिक्योरिटीज में कर रही है या कॉम्बिनेशन कर रही है। अदर्स, अदर्स में मैंने थोड़े एग्जांपल लिए अदर्स टाइप ऑफ फंड्स में। हाइब्रिड फंड, जैसे कि नाम हाइब्रिड है, ये कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन है डेट और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का। यहाँ पे आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिलेंगे और रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिस्क भी मिलेगा क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है डेट और इक्विटी का। सेक्टर फंड्स, सेक्टर फंड्स फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका मतलब है कि ये स्कीम में ये इनके पोर्टफोलियो में आपको सारे स्टॉक्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के ही मिलेंगे। ये एक सेक्टर फंड है, इसको एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही फंड्स मिलेंगे आपको। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड फॉर एग्जांपल निफ्टी 50। इसका मतलब क्या है, ये स्कीम में जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स है वही मिलेंगे और वही सेम प्रपोर्शन में मिलेंगे, मतलब उनका वेटेज भी सेम होगा। इस पर यहाँ पे जो आपको इंडेक्स फंड में रिटर्न्स मिलेंगे वो इंडेक्स से कम मिलेंगे क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको थोड़े एक्सपेंसेस लगते हैं। म्यूचुअल फंड उसमें आपको थोड़े एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि एएमसी चार्जेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस और थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं। ये इंडेक्स फंड एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है। पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फंड मैनेजर्स को कोई बैकग्राउंड कुछ बड़ी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी अवेलेबल इंडेक्स जो मार्केट में है उसका ही सेम एक कॉपी उनको बनाना है और उसका नाम होता है इंडेक्स फंड, जैसे कि यहाँ निफ्टी 50 लिया है मैंने। एक्टिवली मैनेज फंड जो कि दूसरा टाइप है, इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर्स को टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, इकोनॉमी एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से। गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स का मतलब है कि ये स्कीम अपने इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड्स में करती है। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी एक बड़ा मूवमेंट गोल्ड में आता है, ये स्कीम में भी बड़ा मोमेंटम दिख सकता है आपको। ये अपने इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीटली गोल्ड में ही करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि जो भी हमने प्रेजेंटेशन में देखा है वो आप कोई भी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट या म्यूचुअल फंड के ऐप में कैसे देख सकते हो। पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो में जो भी स्कीम, जो भी ब्रोकिंग हाउस, जो भी एएमसी या कोई भी म्यूचुअल फंड के ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और मैं इनका कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। स्कीम नेम निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। जैसे कि नाम से ही समझ रहा है आपको कि ये ऑप्शन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और टाइप ऑफ फंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये एक इंडेक्स फंड है। टाइप ऑफ स्कीम में ओपन एंडेड स्कीम है जो कि नीचे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये स्कीम में आप देख सकते हैं कि एनएवी ये स्कीम का करेंटली 13.0238 है, हैज़ ऑन 22 मई 2020। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर रिटर्न्स
आप देख सकते हो ये स्कीम का। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 के वजह से सेंसेक्स भी नीचे आ गया काफ़ी हद तक, इसलिए यहाँ पे जो भी रिटर्न है काफ़ी हद तक नेगेटिव है। अब स्कीम मैनेज्ड बाय, मतलब ये स्कीम के फंड मैनेजर मेहुल डामा जी है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, यहाँ पे आपको बताएगा अगर आपने 1 लाख रुपीज़, आप ये अमाउंट चेंज भी कर सकते हो, अगर आपने 1 लाख रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किया है तो आपके रिटर्न्स कैसे हो गए, और उस रिटर्न्स का कंपैरिजन किया है बैंक अकाउंट से, एफडी से, रेगुलर म्यूचुअल फंड और ये म्यूचुअल फंड से। और यहाँ पे आप टेन्योर भी देख सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड सो ऑन। आप यहाँ रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे रिटर्न्स आपको एब्सोल्यूट रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न्स ए फॉर्म में भी मिलेंगे, डिविडेंड हिस्ट्री भी मिलेंगी, इन्होंने कितना डिविडेंड दिया था, कब दिया था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड सो ऑन। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो कि ये उनके पीयर ग्रुप्स के म्यूचुअल फंड्स है, तो उनका कंपैरिजन दिखाया कि जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, कैनरा बैंक के है, सुंदरम फाइनेंस उनके फंड्स हैं एंड सो ऑन। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंड्स इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, प्लान डिविडेंड है जो कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है। स्कीम 75.33 करोड़, इसका मतलब है 75.33 करोड़ टोटल अमाउंट इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है ये पर्टिकुलर स्कीम में। अब आप यहाँ नीचे देख सकते हो स्कीम बेंचमार्क S&P BSE सेंसेक्स, इसका मतलब है कि ये स्कीम का बेंचमार्क जो कि कंपैरिजन के लिए बेंचमार्क है वो सेंसेक्स है। नीचे आप देख सकते हो कि ये रिस्कोमीटर जैसे कि मैंने बताया था रिस्क ऑफ द कैपिटल बताता है, यहाँ पे मॉडरेटली हाई रिस्क है आपके कैपिटल का। ये जो पार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। यहाँ पे आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम ने कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया है और कितना % भी इन्वेस्ट किया है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने ऑलमोस्ट 40% इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी में 16% इन्वेस्ट किया एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको सेक्टर के अंदर जो पर्टिकुलर कंपनी में भी कितना इन्वेस्ट किया है वो भी आपको पता चल सकता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में 13% किया है, HDFC बैंक में 12% इन्वेस्टमेंट है एंड सो ऑन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और मैं अगले वीडियो में आपके लिए ये वीडियो में लेके आऊँगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन से पैरामीटर्स पे नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि SIP के डेट्स कैसे आपको करने पड़ेंगे, 1 मंथ में 2-3 डेट्स भी आप कर सकते हो। आपको अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई करना है वो भी आप कर सकते हो एंड सो ऑन। थैंक यू।